किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने लेख में कहा, देश में किसानों का बदल रहा है जीवन। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना बन रही है किसानों के लिए वरदान। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य अन्न की बर्बादी को कम करने के लिए तकनीक को बढ़ावा देना और समाधान करना है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और लल्लन सिंह ने दी जानकारी। कहा, 10 साल में डेयरी क्षेत्र में मिली उल्लेखनीय उपलब्धि। वहीं देश में 2 लाख सहकारिता केंद्र देश के हर पंचायत में आरंभ करके किसानों को बनाया जाएगा सशक्त। देश में किसानों के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने के फैसले के बाद किसानों में खुशी की लहर। तेलंगाना के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए किया है उनका धन्यवाद। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हिंदी अखबार में अपने लेख में कहा है कि देश में किसानों का जीवन बदल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत परिवर्तनकारी पहल के रूप में कृषि अवसंरचना निधि यानी AIF की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य अन्न की बर्बादी को कम करने के लिए तकनीक को बढ़ावा देना और समाधान करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कृषि क्षेत्र से जुड़ी 100 दिन की उपलब्धियों को बताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कृषि और किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है और सोयाबीन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सोयाबीन की फसल को MSP पर खरीदने और 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपए जारी करने जैसे बड़े फैसले किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर चुके हैं और इस अवधि में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए क्या बड़ी उपलब्धियां रही, इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के साथ साझा की। किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है, जिससे किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी। किसानों की फसलों की MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों की फसल को MSP पर खरीदने का फैसला भी 100 दिन की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा है। ICR ने 100 नई पद्धतियां कृषि की, उनको डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में ही। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इन्हीं 100 दिन के अंदर किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए उनके उत्पादन को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें फसलों के उन्नत बीजों की कई किस्में जारी की गई हैं। किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध करवाना और सब्सिडी किसानों के सीधे खाते में भेजकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। कृषि के क्षेत्र में 100 दिनों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिए फसल बीमा योजना को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के साथ तेजी से काम चल रहा है और किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज के लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था बनाई जा रही है। लैब टू लैंड जैसी योजनाओं की शुरुआत से वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संपर्क को मजबूत किया गया है, जिससे तकनीक का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के कामकाज पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। सम्मेलन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री लल्लन सिंह भी शामिल हुए। देश में सहकारिता आंदोलन अप्रासंगिक होता जा रहा था। सहकारिता में जो समय के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं किया गया। मंत्रालय के द्वारा पिछले 100 दिनों में 10 निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 3 पर कार्य शुरू हो गया है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के कामकाज पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के पूसा स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने शिरकत की। सम्मेलन के मुख्य सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह सहकार से समृद्धि थीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 100 दिनों की पहल का शुभारंभ किया। सम्मेलन में अमित शाह ने अब तक कवर नहीं किए गए गांवों व पंचायतों में 2 लाख नई MPACS प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण, श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रिया और सहकारी समितियों के बीच सहयोग पर एक मार्गदर्शिका का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थतंत्र को नई गति दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैक्स अब बंद नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं, वो 10 इनिशिएटिव सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से 3 आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2 लाख प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने डेयरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि आज हम दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी सोच था, उस दूरदर्शी सोच के कारण पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई की, उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। देश में अब नए पैक्स केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें ग्रामीणों को सारी मूलभूत सुविधा प्रदान होगी। लगभग कुल 2 लाख सहकारिता केंद्र देश के हर पंचायत में खोले जाएंगे। गुजरात में मॉडल के तहत 2 जिलों को चुना गया है। यहाँ के सहकारी संस्थाओं में इसके तहत सहकारी कर्मियों के कुल 4 लाख बैंक खाते खुले, जिसके तहत 24 लाख ट्रांजैक्शन हुए।
सम्मेलन में यह भी बताया गया कि डेयरी उद्योग अब विदेशी मुद्रा का भी अर्जन करेगी। दूध का निर्यात किया जाएगा और डेयरी से संबंधित उपकरण अब विदेशों से आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका उत्पादन देश में ही होगा। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम आशा योजना को जारी रखने के फैसले के बाद किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच तेलंगाना के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये हर 4 महीने के 2,000 रुपये के रूप में सरकार ने किसानों को दे रहा है। इससे पूरे सारे भारत के किसानों ने बहुत ही हर्षणीय है। नरेंद्र मोदी जो लेके आए हैं किसान के लिए बहुत अच्छा है। वो 1 साल के लिए 3 बार आ रहा है, 2,000 पैसा वो बहुत अच्छा है। वो यूरिया के लिए उसका पैसा दे रहे ना, उसका भी बहुत अच्छा काम हो रहा। वो किसान के लिए तो ये तो बहुत अच्छा बात है। नरेंद्र मोदी का जो अभी 2 करोड़ का पैसा रखे ना, उसमें वो बहुत अच्छा है। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में जापान भागीदार देश के रूप में, जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देश के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये भारत के फूड से दुनिया को अवगत कराने का भी एक बड़ा मंच बन रहा है। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट। भारत वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों, 26 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 18 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है। इसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आने वाले दिनों में इसको और कैसे बढ़ाया जा सके, उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और विकास का एक प्रमुख मंच बन रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आयुर्वेद में भोजन और उसके महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। फूड प्रोसेसिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का फूड दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। आज दुनिया भारत को हर क्षेत्र में फॉलो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले जब फूड प्रोसेसिंग का ये हुआ था, वर्ल्ड फूड फॉर इंडिया हुआ था, तब उन्होंने कहा था हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का फूड रहना चाहिए। अभी धीरे धीरे इस विचार को लेके लोग भी आगे आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में एपिडा, MPEDA और कमोडिटी बोर्ड द्वारा आयोजित रिवर्स बायर सेलर मीट में 1000 से अधिक खरीदार शामिल हो रहे हैं। साथ ही उच्च स्तरीय CEO गोलमेज सम्मेलन विश्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर तमाम जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर हैं, जिन्होंने किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने का प्रयास किस तरीके से किया जाएगा, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई नवाचार यहाँ पर कर रहे हैं। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के खाद्य और उससे जुड़ी प्रोसेसिंग पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से विभिन्न नवाचारों का भी प्रदर्शन हो रहा है। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को बखूबी उजागर कर रहा है। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था।
फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 सितंबर को मूंग का भाव था 7,750 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,750 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में 18 सितंबर को मूंग की खरीद 7,750 रुपए पर हुई। 19 सितंबर को इसका भाव 405 रुपए बढ़कर 8,155 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की बात करें तो यहां की सूरतगढ़ मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 7,290 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 440 रुपए टूटकर 6,850 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 सितंबर को मूंग का कारोबार बिना किसी फेरबदल के 8,610 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की कुल पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गुरुवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,700 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,700 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 19 सितंबर को सोयाबीन का भाव 100 रुपए की बढ़त के बाद 4,305 रुपए से 4,405 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की धार मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 18 सितंबर को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की बढ़त हुई और भाव 4,500 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही झाबुआ मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहाँ 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 4,200 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे अपनी खेती का ख्याल रख सकते हैं, जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हरियाणा और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में हरियाणा के किसान भाई अपने खेत की लगातार निगरानी करते रहें। धान के खेत में जलभराव न होने दें। इसके लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही बारिश न होने पर ही
फसल में किसी भी प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव करें। हरियाणा के किसान बारिश की संभावना होने पर पौधों को छायादार जाल से ढक दें। साथ ही बारिश होने तक सिंचाई न करें। साथ ही किसी प्रकार के उर्वरकों के छिड़काव से बचें। खेत में उचित जल निकासी बनाए रखें और बारिश के तुरंत बाद रुके हुए वर्षा जल को हटा दें। हरियाणा के किसान बारिश शुरू होने से पहले तैयार उपज को बेच दें ताकि नुकसान से बचाव हो सके। बात करें बिहार की तो अभी के समय यहां के किसान धान की कम अवधि वाले किस्मों में जरूरी उर्वरकों का छिड़काव करें। साथ ही मिट्टी में नमी बनाए रखें। धान की फसल की लगातार निगरानी भी करते रहें। अभी के समय धान की फसल की पत्तियों पर लीफ ब्लास्ट रोग लगने की आशंका है। लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। बिहार में अभी के समय बैंगन और मिर्च की फसलों की नई पत्तियों पर फफूंद जनित रोग लगने का खतरा है। बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही साथ समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली अनुमति। तेलंगाना के हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में IPS प्रोबेशनर्स के 76 RR बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। भारतीय वायुसेना 92वें वायुसेना दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। 6 अक्टूबर 24 को चेन्नई के मेरीना बीच पर सैनिकों द्वारा हवाई प्रदर्शन किया जाएगा। हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों के लिए उचित प्रबंधन करने के निर्देश भी जारी किए।
एनआईए ने बिहार के गया और भभुआ में नक्सली संगठनों से जुड़े मामले में छापेमारी की। इस सिलसिले में बिहार में नक्सलियों से संबंधों के चलते जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की छापेमारी करीब 20 घंटे तक चली। मनोरमा देवी के घर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश और हथियार बरामद किए गए। नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें भी मंगाई गई। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री 11 जिलों को कवर करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज वैद व्यासचार्य श्रीनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विवादास्पद बयान पर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही आप हमारी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।